दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कविता की कहानियाँ में। हमें पता है आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है फिर मिलेंगे। यार सुमित, तू पागल हो गया है क्या? या तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा? बात कैसे कर रहा है तू? कैसी बेसिर पैर की बहकी बातें कर रहा है? सॉरी, आई कांट हेल्प यू। आई एम टेलिंग यू लास्ट टाइम। गिरीश ने कैफ़े की टेबल पर बिखरे हुए लड़कियों के फोटोग्राफ्स को इकट्ठा करते हुए थोड़ी ऊंची आवाज़ में ज़ोर से कहा, तू मेरा दोस्त है। तू नहीं समझेगा तो मम्मी पापा को समझाने में मेरी क्या खाक मदद होगी? यू डिसअपॉइंट मी अ लॉट। नीचे नज़र किए हाथ से कॉफ़ी के खाली कप को बेवजह यहाँ वहाँ घुमाते हुए बहुत ही उदास स्वर में सुमित ने आखिर जवाब दिया, मुझे लग रहा है तुझे किसी साइकोलॉजिस्ट की सख्त ज़रूरत है। सच में दोस्त तू मेरा है, पर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है तुझे। मैं लेता हूँ अपॉइंटमेंट तेरे लिए, वही प्रॉपर काउंसलिंग करेगा तेरी। फ्रेंड से बड़ा कोई काउंसलर नहीं होता, समझा तू? इनफैक्ट गिरीश, तूने मेरी बात शायद ध्यान से सुनी ही नहीं। अच्छा चल, मान लिया नहीं सुनी। चल, जब तक तू अपनी पूरी रामायण फिर से नहीं सुनाता मुझे, मैं बिल्कुल चुपचाप यहीं पर बैठा रहूँगा। बता, क्या हुआ था उस दिन? अब ठीक है? सुमित के चेहरे पर आशा की एक किरण वैसी ही खिल उठी जैसे कि सूर्य ग्रहण छटने के बाद दिखती है। उसने फिर वही किस्सा अपना जो उसके साथ घटा था पूरे पूरे 20 मिनट लगाते हुए सिलसिलेवार उसे सुना दिया। गिरीश ने तब तक बैरे को पिज़्ज़ा और कोल्ड कॉफ़ी का एक और ऑर्डर दिया, वरना वह यहाँ बैठने नहीं देता। देना ज़रूरी था। वह उनकी टेबल की ओर बार बार इस तरह देख रहा था कि ये दोनों उठ क्यों नहीं रहे, अब तक बैठे क्यों हैं यहाँ पर। उसने वेटिंग क्यू में लगे एक परिवार को, जिसमें पति पत्नी और एक छोटा सा बच्चा था, इशारे से इस खाली होने वाली टेबल पर बैठने को इंगित भी कर दिया था, यानी आप उठिए तो वो आकर बैठ जाएं। और कुछ कहना बाकी है क्या? दोस्त के हाथ पर प्यार से हथेली रखते हुए गिरीश ने उससे फिर से पूछा। नहीं। अब बता, इस मामले में तेरा क्या कहना है? सच सच में अपनी बिल्कुल सही राय देना। सुमित ने कुछ इस तरह से उत्तर के साथ प्रति प्रश्न रखा, मानो कह रहा हो, वही कहना जो मैं सुनना चाहता हूँ, उसके अलावा एक शब्द भी नहीं। पर सच्चा दोस्त मुंह देखकर चापलूसी भरी बातें थोड़े ही करता है। सो गिरीश ने कहना शुरू किया, देख, जो मैं समझा सकता हूँ वह तुझे ध्यान से सुनना होगा। अब तक की सारी कहानी का सार यह है कि तुम दिल्ली से इंदौर आने के लिए निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस में बैठे हो। सच? तुम्हारे बर्थ है 37। तभी एक लड़की वहाँ, हाँ हाँ बिल्कुल अनजान लड़की वहाँ आती है। वह गुलाबी सलवार कुर्ती में स्मार्टली ड्रेसअप है। उसके बाल रेशमी, काले और लंबे हैं। उसकी बड़ी बड़ी और कजरारी आंखों में बला की चमक है। ठीक है? उसकी उपस्थिति से कंपार्टमेंट की हवा में बहुत ही महीन, प्यारी और भीनी भीनी सी सुगंध एक साथ फैल रही है। तुम उसे पूरी तरह से निहार भी नहीं पाए हो और वह कहती है, आप अभी भले बैठे रहें, पर 37 बर्थ नंबर शायद मेरा है। हाँ, यकीनन मेरा नंबर ही है। मतलब वह कहना चाह रही थी कि रात को वह अपनी बर्थ पर ही सोएगी, तब तक आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। कोई एक्सचेंज वगैरह नहीं करेगी। तुम हतप्रभ से उसे ध्यान से देखते रहे, और कोई होता तो शुरू हो जाते, ऐसे कैसे भाई साहब, यह बर्थ मेरी है, आप जाकर करें टीटी से बात, मैं कोई एक्सचेंज नहीं कर रहा। तुमने कुछ नहीं कहा, ठीक? और उस समय तुम्हें पक्का यही सोच रहे होगे, चलो इतनी देर वह मेरी ही बर्थ पर बैठेगी, है ना? और फिर उसने तुमसे उसकी बात के प्रमाण स्वरूप उसका टिकट तुम्हारे आगे कर दिया ताकि तुम कंफर्म कर सको। वाकई उसके बर्थ का नंबर भी 37 ही था, पर तुम्हें उसे यह कहना पड़ा। आपने शायद अपनी टिकट डबल चेक नहीं किए। आपका टिकट निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस का है ही नहीं, यह तो राजधानी का है, और यह ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 10 मिनट में डिपार्ट होने वाली है, बस कुछ ही मिनटों में। ओह, ऐसा क्या? मैं आई निज़ामुद्दीन से थी। शिट, वही याद रह गया, वही मेरे मन में रह गया। उसने मोहक अदा से सिर थामा और आगे जल्दी जल्दी कहा, थैंक्स फॉर टेलिंग मी द ट्रुथ। थैंक यू वेरी मच। ओके, मैं तुम्हें फिर मिलूँगी।
कहाँ और कैसे मैं ये नहीं जानती, पर मिलूँगी ज़रूर। और वह तेज़ी से सामान उठाकर कंपार्टमेंट से निकल गई। एक अधेड़ धड़ियल सहयात्री ने टिप्पणी की, ये हैं आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां, देखो इनके नखरे, मेकअप करने के लिए टाइम रहता है इनके पास, पर टिकट चेक करने का टाइम बिल्कुल नहीं। तब तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि बस चलता तो उनकी दाढ़ी नोच लेता, पर तुम कर कुछ नहीं सकते थे, इसलिए चुपचाप वहीं पर बैठे रहे। हाँ, बस ऐसा ही हुआ था। ये समझो कि वह बस आई और मेरा दिल लेकर चली गई। यही मैं तुझे इतनी देर से समझा रहा हूँ, या यूँ कहो मेरा दिल ले जाने के लिए ही आई थी, सिर्फ 5 मिनट के लिए उस कंपार्टमेंट में। मैं चाहता हूँ तुम मुझे उसे तलाशने में मेरी मदद करो, और तब तक मम्मी पापा को मुझे और दूसरी लड़कियाँ बताने से रोको। एक बार वह मिल बढ़ जाए, बस सब सेट हो जाएगा, मुझे यकीन है। और फिर देखो, उसने यह कहा भी था ना, मैं तुम्हें फिर मिलूँगी। कहाँ और कैसे मैं नहीं जानती। अपने में खोए से सुमित ने बड़े ही प्यार भरे लहजे में कहा, बरखुदार ओ मेरे शेख चिल्ली, यहाँ उतर ज़मीन पर। तुम हो किस दुनिया में? सी यू, हम फिर मिलेंगे, ऐसा हर दूसरा यात्री पहले से कहता है। ये सामान्य शिष्टाचार भर है। इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि वह तुम पर आसक्त होकर ऐसा कह कर गई। ज़रा धरती पर उतरो मेरे सेठ जी। इसका मतलब तुम अब भी यही कह रहे हो कि तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद नहीं करोगे? बस इतनी ही दोस्ती है हमारी। अच्छा बाबा, करूँगा, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? शर्त यह है कि तुम्हें मेरे पूछे हुए प्रश्नों का पूरा ईमानदारी से जवाब देना होगा। पूछो, पूरी ईमानदारी से जवाब दूंगा, बस। पर तुम्हारा जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में होना चाहिए, उससे ज़्यादा तुम बिल्कुल बात नहीं करोगे। यदि एक भी प्रश्न का जवाब हाँ आया तो ही मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अन्यथा तुम्हें मेरा कहा मानना होगा। बोलो, मानोगे? ठीक? ठीक है, जैसा तुम कहो। याद रहे, उत्तर सिर्फ हाँ या ना में चाहिए, कोई स्पष्टीकरण या सफाई मत देने लगना। सुनो, पहला प्रश्न, तुम्हें उसका नाम पूछा? नहीं। उसके माता या पिता का नाम पता किया? नहीं। उसके भाई बहन या दोस्त का कोई जिक्र हुआ था बातों ही बातों में? नहीं। तुम्हें उसका पता मालूम है? जी नहीं। उसके जॉब के बारे में कोई जानकारी? नहीं। पढ़ाई के बारे में? नहीं। उसका फ़ोन नंबर लिया तुमने? नहीं। अपना फ़ोन नंबर या पता उसे दिया? नहीं। उसकी ईमेल आईडी, उसका कोई लेन देन हुआ? नहीं। या फिर अंतिम प्रश्न है, तुमने उसकी कोई फ़ोटो वगैरह अनजाने में ले ली या खींची, बताकर या चुपके से? नहीं। गिरीश ने सारे प्रश्न उत्तर मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए और वह सारे प्रश्न उत्तर अपने दोस्त को सुनाए। सभी में सुमित का जवाब था नहीं। एक में भी हाँ नहीं मिला था। गिरीश ने उसे बिल्कुल नहीं समझाया कि भले ही आज पूरी दुनिया नेट से कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी इतने सारे नहीं के बाद भी मैं उसे तलाश कर पाने का जोखिम ज़रूर उठाऊंगा। उसे तलाशने का एक भी सूत्र आज हमारे पास बिल्कुल नहीं है कि तकनीक कितनी भी विकसित हो गई हो, पर सिर्फ एक वाक्य के शब्द के कारण अपनी पूरी दुनिया हिलाने वाले जो किसी का दिल झंकृत कर गए हों को पकड़कर उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकता था। सुमित समझ गया कि वह शर्त हार गया है, यानी कि कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। शर्त के मुताबिक अब उसके पास गिरीश की बात मान लेने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। उसके दिमाग ने दोस्त की तर्कशीलता का लोहा मान लिया। दिल का क्या है, वह सुबके तो सुबके बैठे। वैसे भी बतौर सुमित अब दिल उसके पास रहा ही कहाँ है। अब उसकी बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे तो वह लड़की ले गई। गिरीश ने उसे महीने 2 महीने का समय दिया और कहा, तू इतने दिन कुछ भी मत सोच, ना उस ट्रेन वाली लड़की को और ना उसके कहे के बारे में, ठीक है? और ना ही मम्मी पापा द्वारा बताई जा रही लड़कियों के बारे में। अब तो ठीक है ना? हाँ, मैं उन्हें यह ज़रूर समझा दूंगा कि वे तुझे तभी लड़कियों की फ़ोटो दिखाए जब तू हाँ कहे या जब तू चाहे, ओके? यों कैफ़े में
3 घंटे साथ बिताने और तीसरे राउंड की कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से विदा ले ली और अपने अपने रास्ते चल दिए। 2 की बजाय 3 महीने बीतने को आए थे और वायदे के मुताबिक सुमित के माता पिता ने अब तक चुप्पी साध ली थी और उन्होंने कोई भी लड़कियों की फ़ोटो गिरीश को नहीं दिखाई थी। सुमित के माता पिता के फ़ोन गिरीश के पास जल्दी जल्दी आने लगे। वे यह जानने को बेचैन थे कि सुमित का मन नई लड़कियां देखने के लिए बन पाया है या नहीं। गिरीश ने कुशल मध्यस्थ की तरह दोनों से इस ढंग से बातचीत की कि सुमित लड़कियों के लिए उपलब्ध प्रस्तावों में से 3 को देखने जाने के लिए अब तैयार हो गया। पर उसने यह भी कहा था कि लड़की देखने से पहले मैं और गिरीश ही जाएंगे, माता पिता या फैमिली वाले उसके बाद ही जाएंगे। अगर मुझे जमी और उसकी तरफ से भी मेरे लिए हाँ हुई तो ही मम्मी पापा आप लोग उसके पेरेंट्स से मिलिएगा। सुमित के पापा को यह बात बहुत नागवार गुजरी थी। वे काफ़ी नाराज़ हुए थे। कहने लगे, हद हो गई भाई, हमारा बेटा है आखिर और होने वाली लड़की हमारी बहू होगी। पहले परिवार के बड़े मिले कि सीधे लड़का लड़की? आखिर अनुभव भी तो कोई चीज़ होती है, संस्कार भी देखने होते हैं। मुझे साथ जाना ही होगा। बड़ी मुश्किल से उन्हें मम्मी ने समझाया था और बाद में उन्हें मनाया था। सुनो जी, सुमित लड़कियां देखने के लिए तैयार हो गया, यह क्या कम बात है? नहीं तो ट्रेन वाली लड़की की याद में यहीं पर कुंवारा बैठा रहेगा। समझे आप? क्या वह आपको अच्छा लगेगा? शादी उसे करनी है, वह देख ले, पहले क्या फ़र्क पड़ता है इस बात का। इसमें आप खामखा कोई अड़चन ना डालें प्लीज़, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप चुप रहिए। मम्मी सही कह रही हैं पापा जी से। मैंने कैसे टैक्टफुली सुमित को राज़ी किया है यह तो केवल मैं ही जानता हूँ। कभी वह फिर से बिदक गया तो फिर से बैठा रहेगा वो ट्रेन वाली लड़की की याद में। अपने काम को बस आगे बढ़ाने की सोचें। गिरीश ने भी पापा को समझाया था। वे बड़ी ही मुश्किल से मानकर राज़ी हुए थे, अपना मन मार कर। 2 लड़कियां देख चुकने और वहां रिश्ता नहीं जम पाने के बाद सुमित का उत्पन्न करवाया गया उत्साह अब पूरी तरह से बुझ सा गया था। वह उसे अब तक ट्रेन वाली लड़की की याद में बैठा रहा था। शायद ऐसा कर, इस तीसरी लड़की को तू ही देखा, मैं हुआ तो फिर बाद में ही मैं देख लूँगा। नहीं यार, तेरी खातिर मैंने पापा जी को जाने से रोका था। तुझे तो साथ में चलना ही होगा, आखिर शादी तुझे करनी है, मुझे नहीं। दोनों जब लड़की के घर पहुँचे तो उसके पिताजी बाहर ही मिल गए। आइए आइए के बाद सीधे गिरीश की ओर मुखातिब होकर कहने लगे, आप सुमित जी के दोस्त हैं ना? चलो मैं आपको कॉलोनी की सैर करवा के लाता हूँ। यहाँ बहुत बढ़िया गणेश मंदिर है और यहाँ का फेमस भी है। अब ये दोनों एक दूसरे को देख और समझ लें। मैंने वाइफ को भी उसकी सिस्टर के यहाँ भेज दिया है, यानी घर में लड़का लड़की अकेले ही रहेंगे। आजकल ज़माना यही करने का है। सुमित ने सोचा, ये मुझसे भी बड़े वाले निकले भाई, पहले ही घर खाली करके रखा है। खैर, दोनों ने लड़की के पिता की बात मान ली और कर भी क्या सकते थे। अब ड्राइंग रूम में केवल सुमित ही बैठा था। लड़की अंदर से आने ही वाली है। जैसे ही वह आई, सुमित को लगा पूरी दुनिया तेज़ी से लट्टू की तरह घूम रही है। हर चीज़ एक साथ घूम रही है, यहाँ तक कि कमरे के सामान भी। क्या मुझे चक्कर आ रहा है या मैं सपना देख रहा हूँ? उसने अपने आप को चिकोटी काटी। ओह माय गॉड, यह मैं किसे देख रहा हूँ? वही गुलाबी परिधान में स्मार्टली ड्रेस्ड अप होना, वही रेशमी काले और लंबे बाल होना, वही बड़ी बड़ी और कजरारी चमकती आँखें हवा में घुलती हुई, वही प्यारी, बहुत महीन, प्यारी और भीनी भीनी सी प्यारी सी सुगंध। दोनों एकटक एक दूसरे को देखते रह गए, अपलक निहारते रहे। कोई बातचीत आपस में नहीं, केवल एक दूसरे को देखते रहना। बस नैनों से प्यार की भाषा में आलाप लेते रहे, एक दूसरे की नज़रों के जादू से बिनते रहे। दोनों को लगा कुछ तो है, ऐसा अदृश्य शक्ति से तारंगित तार के बंधन जैसा, जिसका गुरुत्व हमें करीब ला रहा है, एक दूसरे के एकदम करीब। सुमित को अब तक अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि भौतिक रूप से हम आज आमने सामने बैठे हैं, पर आत्मिक रूप से शायद उसी दिन से एक पाश में बंध चुके हैं।
जब निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस से एक साथ टकराए थे। इस वक्त उन दोनों को एक दूजे के लिए बने होने का एहसास बराबरी से महसूस हुआ था। दोनों जैसे मूर्तिवत हो गए थे। काफ़ी देर बाद सुमित ने बेहद मुलायम स्वर में कहा, तुम वही हो ना जो उस दिन ट्रेन में मिली थी? और मैं तुम्हें फिर से मिलूंगी कहाँ और कैसे मैं नहीं जानती कहकर ट्रेन से उतर गई थी। लड़की आपात मस्तक शर्म से लाल हो गई थी और बोली, हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, कहा था मैंने कि मैं तुम्हें फिर से मिलूंगी, और कहाँ और कैसे मैं बिल्कुल नहीं जानती, और कहकर ट्रेन से उतर गई थी। और अपने कहे हुए अतल गहराई की बात को मैं आज समझ पाई हूँ। और वैसे भी कहते हैं ना, जब दो लोग आपस में प्रेम करने लगें तो पूरी कायनात उन्हें आपस में मिलाने की जद्दोजहद करती रहती है। हाँ, सच कहती हो तुम। शायद हमारे साथ यही हुआ है। भगवान ने ही हमें आपस में मिला दिया है। तब तक गिरीश लड़की के पिता के साथ कॉलोनी और पास के होने वाले गणेश मंदिर घूमकर वापस आ गया। उसने दोनों की बात सुनी तो मन ही मन बोल उठा, चलो भाई, अंत भला तो सब भला। कहते हैं मैरिजेस आर मेड इन हेवन, पर अब कहना होगा मैरिजेस आर मेड इन ट्रेन। इस बात को सुनकर सारे लोग एक साथ ठहाका मारकर हंस पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ अब जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।